बात करते हैं और फिर आगे चलते हैं. There was a question that WWF purchased an apparatus 5 years ago at a cost of $100,000. That was an event that was occurred 5 years ago. It had an estimated life of 10 years at the stage of purchase and a probable salvage value of 10,000 at the end of 10 years. Okay. Okay. It has been depreciated by the standard method towards a salvage value of 10,000. तो इसके लिए जो हमारे पास इसका सॉल्यूशन था उसको भी देखते हैं. That was its solution. इसकी वर्किंग ऊपर फोकस करते हैं. आपके पास ये मशीन है, ठीक है, जिसको कब खरीदा गया था? आज से 5 साल पहले, और उसकी लाइफ कितनी थी? 10 years. इट मीन्स अब उसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई है? 5 years. जब खरीदा गया था तो कॉस्ट थी 1 लाख और रेजिडुअल वैल्यू थी 10,000. तो उसकी एनुअल डेप्रिसिएशन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से हम फॉलो करें तो ये फार्मूला होता है बेटा एनुअल डेप्रिसिएशन का. एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सैलरी वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ. तो कॉस्ट है हमारे पास 100,000, सैलरी वैल्यू है 10,000, तो 90,000 बनेगा. डिवाइड बाय 10 किया तो पर ईयर आ जाएगी 9,000. तो 9,000 डेप्रिसिएशन इन द फोर्थ कमिंग 5 years में हमें चार्ज करनी पड़ेगी. तो हमारे पास पहले साल डेप्रिसिएशन आएगी 9,000, 9,000, 9,000, 9,000 एंड 9,000. और क्या होगा इवेंचुअली 5 साल के बाद उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो भी हमारे पास आ जाएगी एज ए कैश फ्लो. ओके बेटा, यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो ये जो ग्रीन शेडेड एरिया था इसमें से मैं अभी शेड खत्म करता हूँ और जो ये डाटा आपके सामने अभी लिखा है इसको शेड कर रहा हूँ. इस पॉइंट को सारों ने अंडरस्टैंड कर लिया है? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं. ओके. तो हमें ये देखना है कि जो पुराना एसेट हमारे पास है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्या आती है 5 सालों में, और 5वें साल हमारे पास क्या कैश फ्लो है. तो बेटा इस क्वेश्चन की जो थीम है ना वो ये होती है कि अगर हम पुरानी मशीन के साथ चलते रहे तो हमारे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स क्या है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है ओल्ड मशीन के साथ. फिर हम देखेंगे न्यू मशीन के साथ हमारे साथ क्या कैश फ्लोज हैं, क्या उसकी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हैं, क्या प्रेजेंट वैल्यू है एंड सो ऑन. ओके, हमने ये अंडरस्टैंड करना है. बेटा जब 9,000 आप इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम होगा तो टैक्स भी कम हो जाएगा. ठीक है बेटा, टैक्स भी कम हो जाएगा. और जब टैक्स कम होगा तो आपका कैश आउटफ्लो कम होगा. और इनफैक्ट जब कैश आउटफ्लो आपका कम हुआ तो वो आपका कैश इनफ्लो बन गया. ठीक है. अब बेटा यहाँ पे एन्युटी भी लगाई जा सकती है क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ टैक्स आ रही है. ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ टैक्स सेविंग है. टैक्स का रेट इस क्वेश्चन में दिया गया 34%. दैट वुड बी द सेविंग ऑफ अवर आउटफ्लो. इसको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स में हम लिखेंगे एज ए इनफ्लो और डिस्काउंट रेट इसके ऊपर 15% अप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 15,229. अच्छा, एक बेटे का क्वेश्चन है कि जी सैलवेज वैल्यू क्या होती है? सैलवेज वैल्यू बेटा ये होती है कि जब आपने इसको खरीदा है तो 1 लाख रुपए आपका कॉस्ट है, दैट इज योर आउटफ्लो. और जब उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी तो आप उसको टीन डब्बे के तौर पे या एक नकारा मशीन के तौर पे जब आप उसको बेचेंगे ना तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे.
सैलरी वैल्यू के और जो नाम है दैट इज रेजिडल वैल्यू, ट्रेड इन वैल्यूज, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। ये सैलरी वैल्यू का मतलब होता है कि जब आपके पास उसकी लाइफ कंप्लीट हो गई, आपके लिए वो ऑब्सोलीट हो गया, तो आप उसको मार्केट में जाके सेल कर देंगे। ओके। Another new operators can be purchased for 150,000 with fitting cost. जो सारी कॉस्ट उसके ऊपर लगेगी दैट इज 150,000. Over its 5-year life, it ought to decrease cash operating expenses by 50,000 per year. यानी कि एक तो हमारी ये मशीन काम कर रही है, लेकिन अगर हम इस मशीन को छोड़कर एक नया ऑपरेटर्स खरीद लें, नई मशीन खरीद लें, उसके ऊपर हमारी कॉस्ट आएगी 1.5 लाख, और उसके लगाने और उसकी जो लाइफ है ना वो 5 साल है, और उसके लगाने से जो हमारे कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना वो 50,000 से कम हो जाएंगे। यानी कि जो हमें कैश पे करना पड़ता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, अब वो पे नहीं करना पड़ेगा। सेल्स आर नॉट लाइकली टू चेंज, सेल्स हमारी चेंज नहीं होंगी। वो इस केस में भी सेल्स वही हैं, इस केस में भी वही हैं। एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ द मशीन इज प्रोजेक्टेड टू बी यूजलेस। जब 5 साल गुजरेंगे तो मशीन हमारे लिए हो जाएगी यूजलेस। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी यूज्ड विद नो सैलरी वैल्यू। तो अगर हमें इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी हो तो कैसे निकलेगी बेटा? इसमें भी फार्मूला हमारा वही रहेगा, दैट इज एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सैलरी वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। तो कॉस्ट है हमारी $150,000, स्क्रैप वैल्यू है 0, डिवाइड बाय 5 के 30,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन आ रही है। ठीक है बेटा, तो 30,000 इज द डेप्रिसिएशन ऑफ द न्यू मशीन। प्लस क्या होगा कि हमारा जो कैश आउटफ्लो होता था ना वो सेव हो जाएगा। तो इनफैक्ट ये हमारा बन जाएगा इनफ्लो। तो 50,000 ये इनकम आ गई, 30,000 हमारा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हो जाएगा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 20,000। दैट इज दिस इनकम माइनस डेप्रिसिएशन, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इट्स 20,000। इसके ऊपर टैक्स हमें पे करना पड़ेगा 30%। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 20,000 माइनस 6,800, दैट इज 13,200। फिर बेटा हम निकालेंगे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, और हमने सारी चीजें ये समझी हुई कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैसे आता है। एनीवे ये आपके पास कैश इनफ्लो है, ये आपको टैक्स देना है 43,200, इट्स योर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। और अदरवाइज कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर आप डेप्रिसिएशन को भी ऐड कर देंगे तो आपके पास कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इसको हम डिस्काउंट करेंगे 15% पे, तो हमारे पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। ओके, तो अभी बेटा हमने ना ये वाला डाटा किया है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और इधर से हमने ये वाला डाटा भी समझ लिया था। ओके, अच्छा बेटा अब इस पॉइंट को समझना है। ये जो अभी हमारे सामने, इसको हम कलर दे देते हैं डिफरेंट। 88,400 क्या है बेटा? इस तरह के क्वेश्चन में, प्रोजेक्ट अप्रेजल के क्वेश्चन में या कोई भी डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन में, आपने ये देखना होता है कि आपके पास से क्या कैश आएगा और क्या कैश जाएगा। क्या देखना होता है बेटा आपने कि आज की तारीख में जब हम डिसीजन ले रहे हैं तो क्या कैश आएगा और क्या कैश जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कैश आएगा और कैश कैश जाएगा। हमें नई मशीनें खरीदनी पड़ेगी 1.5 लाख की। कितने की? 1.5 लाख डॉलर की। ओके, पुरानी मशीनरी हमारी कितने की सेल होगी? 65,000 की। वो कहाँ बताया गया है, देखते हैं। द ओल्ड मशीन कैन बी सोल्ड टूडे फॉर $65,000. द फर्म्स टैक्स रेट इज 34%. द appropriate discount is 15% required. What is the NPV of this project? Should the firm replace the old machine? आइए हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा जी, सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन आगे 65,000। बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, आज जब आप
पुरानी मशीन को बेचेंगे और नई मशीन को खरीदेंगे। तो पुरानी मशीन की बुक वैल्यू क्या है बेटा? पुरानी मशीन की बुक वैल्यू आज क्या है हम देखते हैं। खरीदी कितनी की थी? 1 लाख की। आज तक कितनी डेप्रिसिएशन हो चुकी है? 5 साल की। तो 5 साल चलने के बाद उसकी डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी होगी? 5 years एट द रेट ऑफ 9,000, 45,000। तो आज उसकी वैल्यू है 55,000। ठीक है बेटा, इसका मतलब है कि 55,000 वाली चीज हम बेच रहे हैं 65,000 की। हमें गेन कितना हो रहा है? 10,000 का। जब 10,000 का गेन होगा तो फौरन हमारे पास पहुंच जाएगा कौन? टैक्स का नोटिस, टैक्स का कमिश्नर, कि आप भाई आपने इनकम कमाई है मशीन पुरानी बेचने पे, इसके ऊपर आप 34% टैक्स दे दें। बेटा आपने देखना है क्वेश्चन में कि आपको क्या टैक्स रेट दिया गया है ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन। इसे कहा जाता है कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, जब कोई आप एसेट सेल आउट करते हैं तो आपने उसके ऊपर क्या पे करना होता है? कैपिटल गेन टैक्स, विच टैक्स रेट में बी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स रेट। तो ये आपने ख्याल करना है। बहरहाल अभी हम क्या देखते हैं कि हमारे दोनों टैक्स रेट सेम है। 10,000 के ऊपर जब हम 34% पे करेंगे तो दैट इज 3,400। तो बेटा क्या होगा आपके साथ कि 65,000 आपको मशीन सेल करके मिलेंगे। जो मशीन आपसे खरीदेगा वो आपको 65,000 देगा और टैक्स अथॉरिटीज आपसे 3,400 रुपए टैक्स ले जाएंगी। तो आपको नेट क्या मिलेगा? दैट इज 61,600। पुरानी मशीन आज आपने बेच दी और उसकी जगह खरीद ली है नई मशीन। पुरानी मशीन जब बेची तो मिलेंगे 65,000। ठीक है बेटा, कितने मिलेंगे? 65,000। थी कीमत उसकी कितनी बुक वैल्यू आपके अकाउंट्स में? 55,000। गेन होगा 10,000। मैंने सारे लिंक लगाए हुए। इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा 34%। ये टैक्स चला गया। 65,000 में से 3,400 निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा 61,600। ये आपको मिलेगा पुराने एसेट को बेच के। ओके, तो बेटा 1.5 लाख आपने दिए थे नए मशीन के लिए, पुराने एसेट से मिल गए इतने पैसे। अब भी जो आपका नेट कैश फ्लो होना है ना एट जीरो पीरियड, दैट इज 88,400। तो यहाँ पे जब भी हमने लिखा है 88,400, क्योंकि बेटा हमने क्या लिखना होता है? कैश फ्लो। ओके, और ये कब हो रहा है? जीरो पीरियड में। तो जीरो पीरियड में हमारा डिस्काउंट फैक्टर होता है 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 88,400। ओके, अच्छा बेटा, जब हमने इसको डिस्काउंट किया तो इसकी वैल्यू आ रही है 56,413, जबकि पुराने वैल्यू एसेट की वैल्यू आ रही थी 15,229। तो कहाँ पे आपको ज्यादा कैश मिल रहा है? इन न्यू मशीन। तो हमारा डिसीजन होगा कि हम मशीन को रिप्लेस कर लें, क्योंकि इससे हमें आज की तारीख में नेट प्रेजेंट वैल्यू 56,413 मिल रही है, जो कि 15,229 से ज़्यादा है। और कितनी अमाउंट से ज़्यादा है? ये इसकी बेसिस पे हमारा आ जाएगा डिसीजन। और वो डिसीजन आ जाएगा क्या? द मशीन शुड बी रिप्लेस एट इट्स इंक्रीज एनपीवी बाय 41,184। ये दोनों का डिफरेंस निकाला, दोनों एनपीवी। 41,184 रुपए से हमारी एनपीवी ज्यादा हो जाएगी अगर हम नई मशीन खरीद लें, पुरानी मशीन को बेच दें और नई मशीन खरीद लें। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आया बेटा कि ये 10,000 की हम प्रेजेंट वैल्यू क्यों लेंगे? हमने हर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। हर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हम डिसीजन आज कर रहे हैं। यासिर साहब 65,000 पे इसलिए नहीं लेंगे भाई कि सेल्स के ऊपर टैक्स नहीं होता, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स होता है। इनकम 65,000 आ रही है। इनकम 65,000 किधर आ रही भाई? 65,000 का बिक रहा है एसेट जिसकी वैल्यू थी 55,000। आपने लास्ट लेक्चर सुन लिए है महागुल साहब?
खैरोज साहब, अभी हम बाकी चीजें देख रहे हैं, उसमें ये कैपिटल गेन टैक्स वगैरह आएगा। अच्छा जी, नायला को समझ नहीं आई। नायला देखें, आपको ये 10,000 रुपये कब मिलेंगे? 5वें साल। क्वेश्चन में बताया गया है WWF purchased an apparatus 5 years ago at a cost of 100,000. It had an estimated life of 10 years. At the stage of purchase and a probable salvage value of 10,000 at the end of the 10 years. तो 5 साल पहले खरीदा था, 5 साल बाद हमारे पास उसकी वैल्यू होगी कितनी? 10,000। तो 5 साल बाद हमें 10,000 मिलेंगे। 10,000 के ऊपर हम 15% वाला डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करेंगे और हमारे पास ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। जी बेटा बताएं, जिसको जो पॉइंट समझ नहीं आ रहा मुझे बताएं कि कौन सा पॉइंट समझ नहीं आ रहा। जी बेटा, मैं आई एम ओपन टू डिस्कशन। ईशान साहब, हौसले से सुनिएगा, परेशान नहीं हो जाइएगा, इसको तनकीद ना समझिएगा। हमने क्या देखना है, जब भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करना है ना बेटा, आज देखना है, आज क्या खर्चा इन होगा, क्या खर्चा आउट होगा। बस आज की तारीख में देखना है कि आज जब मैं ये डिसीजन लूंगा, इस डिसीजन लेने के नतीजे में क्या कैश फ्लो इनफ्लो होगा मेरे पास और क्या कैश फ्लो आउटफ्लो होगा। आज डिसीजन लेने के बाद, इससे पहले जो हो चुका सो हो चुका। 88,400 कहां से आया बेटा? देखो, 88,400 इस तरह आया कि आप 1.5 लाख नए मशीन को खरीदने के लिए दोगे। जब आप नई मशीन इस्तेमाल कर रहे होगे तो फिर पुरानी मशीन इस्तेमाल नहीं करोगे। क्यों? वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, शुड द फर्म रिप्लेस द ओल्ड मशीन? क्या हम ओल्ड मशीन को रिप्लेस कर लें? जब ओल्ड मशीन को रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा? वो बिकेगी 65,000 रुपए की, उसकी बुक वैल्यू थी 55,000, गेन होगा 10,000, गेन के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा इतना, तो हमें 65,000 मिलेंगे और 3400 रुपये पे कर देंगे। तो नेट हमें जो इससे पैसा मिला 61,600, तो 1.5 लाख में से 61,600 लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 88,400। नहीं बेटा, लाजमी नहीं है। ये एक क्वेश्चन आपको कराया, अभी और क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को समझ लो बेटा। अभी आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं मैं, अभी कोई आपको मैं एग्जाम की क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। अभी आपको जब सारा सब्जेक्ट्स आपको स्टडी टेक्स्ट से पढ़ा दिया है, अभी आपकी प्रैक्टिस डेवलप कर रहा हूं। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सब कुछ सेम है। हमने क्या किया है, जस्ट इसकी जो सैलरी वैल्यू है ना, उसको कर दिया 40,000। कितना कर दिया बेटा? 40,000। इस केस में क्या होगा, आइए देखते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे, कॉस्ट माइनस सैलरी वैल्यू होता है डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। 100,000 माइनस 40,000 हमने सैलरी वैल्यू कर दी है। पर ईयर डेप्रिसिएशन आ रही है 6,000। ओके, तो 6,000 के हिसाब से ये टैक्स सेविंग आ जाएगी, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हो जाएगा, डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा एंड प्रेजेंट वैल्यू निकल आएंगी। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है, हम 65,000 का एसेट बेच रहे हैं। बुक वैल्यू कितनी है हमारी? 1 लाख का हमने खरीदा था, 5 साल डेप्रिशिएट हो चुका है, हर साल की डेप्रिसिएशन है 6,000। 6,000 एट द रेट के हिसाब से 5 ईयर्स की आ गई 30,000, तो बुक वैल्यू आ रही है 70। बुक वैल्यू 70, सेल हो रहा है 65 का, तो 5,000 का क्या आ रहा है बेटा? लॉस। इस लॉस को जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करेंगे तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा? कम। जब प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम। कितना टैक्स कम हो जाएगा? जितने का लॉस होगा।
तो लॉस के को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 34% से, दैट इज 1700। ठीक है बेटा, तो 65,000 हमें एसेट को सेल करने से बचेंगे और 1700 का हमारा टैक्स सेव हो जाएगा। तो पुराना एसेट बेच के हमें मिल रहे हैं 66,700। जो बायर है वो देगा 65,000 और टैक्स अथॉरिटी से हमारा टैक्स सेव हो जाएगा 1700 का। तो हमारे पास कैश इनफ्लो आ जाएगा 66,700। नई मशीन के लिए हमें पे करना है 1.5 लाख, तो अब हमें कैश आउटफ्लो करना पड़ेगा जीरो पीरियड पे 83,300। यहाँ पे आ जाएगा 83,300। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। इसमें एनपीवी आ रही है 61,513। ठीक है बेटा, क्या आ रही है एनपीवी 61,513। इस केस में आ रही है 26,725। In the new machine case, still NPV is higher. That's why we should replace the machine. The decision machine should be replaced at an increased NPV by 34,788. That is the difference of those two figures. Okay, everything clear? जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, आराम से पूछें। कोई बात दिल को नहीं लग रही, कोई चीज समझ नहीं आ रही, सारों के फार्मूले लगाए हुए हैं, लिंक लगाए हुए हैं, ये शीटें आपको दी गई हैं, प्लीज पूछें जो चीज समझ नहीं आ रही। जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चलो। शाबाश बेटा। रिशान सॉरी महाक गुल साहब को क्लियर हुआ है कि नहीं? महाक गुल साहब को उसी वक्त क्लियर होगा जब मेरे सारे लेक्चर्स वो सुन चुके हैं। कोई टॉपिक ही नहीं है भाई, क्या हो गया हारिस, ये तो गपशप कर रहे हैं। बेटा सारे लेक्चर सुनो प्लीज, ठीक है? आप कंफर्टेबल हो जाओगे, ये लेक्चर भी हम आपको दे देंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। WWF परचेज एंड ऑपरेटर्स, और इसमें हमने अब कर दिया उसकी साली वैल्यू 30,000। बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, इसको बंद करते हैं। थर्ड केस खोलते हैं। अब हमने कर दी है सारी वैल्यू 30,000, डेप्रिसिएशन आ रही है 7,000। 5 ईयर्स की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई 35,000। बुक वैल्यू हो गई 65,000। सेल भी हो रहा है 65,000 का, बुक वैल्यू 65,000। लॉस और गेन कुछ नहीं है हमारा, ठीक है? गेन ओब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन कुछ नहीं हो रहा, कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, तो हमें 65,000 ही मिल जाएंगे। तो 1.5 लाख में से 65,000 में मिल गए, तो हमें और पैसे कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? 85,000। 85,000 लगा के हमें ये वैल्यू मिल रही है। इसको इस तरीके से हमें ये वैल्यू मिल रही थी। तो हमारे पास एनपीवी जो है, डिसीजन जो होगा हमारे पास, वो क्या आ जाएगा? मशीन शुड बी रिप्लेस एट इट इंक्रीज एनपीवी बाय 36,920। ओके बेटा, कोई बात नहीं हारिस साहब, एक महीना आपने उधर लगाया तो एक महीना आप इधर भी लगाएं। तो बेटा ये थर्ड एग्जांपल भी हमारी क्लियर हो गई, ठीक है? तो एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? ओनली फ्रॉम रेगुलर स्टूडेंट्स, ठीक है? जो गेस्ट स्पीकर हैं आज हमारे के साथ में मुखातिब नहीं। 36,920 बेटा इस तरह आया
ये एनपीवी ओल्ड से थी, ये एनपीवी न्यू से है। इन दोनों का डिफरेंस, न्यू से एनपीवी ज़्यादा हो रही है, तो हमें नई मशीन लेने से ये फ़ायदा होगा कि हमारी एनपीवी बाय 36,920 इंक्रीज कर देगी। ओके, अच्छा बेटा, अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। दैट केम्स इन द एग्जाम ऑफ मई 2018। मई 2018 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 25 मिनट्स आपको अलाउ किए गए हैं। आपको मैं 3 मिनट दे रहा हूँ। 3 मिनट में अपने पास नोटबुक में इसका रेलिवेंट डाटा अपने पास नोट करें। 3 मिनट है आपके पास, इसका रेलिवेंट डाटा अपने पास नोट करें, फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। जी बेटा, 3 मिनट हो गए। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, आपने ये बात अंडरस्टैंड की होगी लास्ट क्वेश्चन से भी, कि हमने ये देखना है बेटा कि जब हम डिसीजन ले रहे हैं तो हमारे पास से क्या कैश जा रहा है, और इस डिसीजन के नतीजे में हमारे पास क्या कैश आएगा, और उसके नतीजे में हमारी प्रेजेंट वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। ठीक है, रिक्वायर्ड है आपसे कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द न्यू हाइब्रिड बस प्रोजेक्ट। ओके, Karachi Transport Services Limited provides travel services in the city under the control of local government. The management of company decided to replace some of its old buses with a new hybrid low fuel consuming buses with effect from January 1st, 2019. Company estimates that it can purchase a hybrid bus with a useful life of 5 years for a net after tax initial investment of 10.8 million, which is detailed as follows. आपको
इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी दैट इज 10.8 मिलियन की। उसमें क्या क्या शामिल है बेटा? कॉस्ट ऑफ न्यू हाइब्रिड बस, आपने जो बस खरीदनी है उसकी ये कॉस्ट है। इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल बेटा क्या होता है? आपने इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करानी होगी, इस गाड़ी के ऊपर पेंट कराना होगा, इस गाड़ी में पेट्रोल डलवाना होगा, इस गाड़ी के लिए आपने ड्राइवर भर्ती करने होंगे, कंडक्टर भर्ती करने होंगे, ठीक है, उसकी क्लीनिंग का स्टाफ भर्ती करना होगा। जैसे पिंडी, इस्लामाबाद या लाहौर के लोग मेट्रो को देखते होंगे, तो मेट्रो के लिए जब इनिशियल सारे खर्चे करने पड़ेंगे ना, उसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये तो हो गया फिक्स एसेट। 9.8 मिलियन लग गया बस को खरीदने में, लेकिन बस को चलाने के लिए भी तो खर्चे है ना। उसके अंदर पेट्रोल डालना है, उसके अंदर टिश्यू पेपर रखने हैं, उसके ऊपर लुब्रिकेंट्स डालने हैं, उसके हवा भरानी है, एंड सो ऑन। कैश फ्लो फ्रॉम डिस्पोजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ओल्ड बस, नेट ऑफ टैक्स। जब हम पुरानी बसों को बेचेंगे, उनको बेच के नेट ऑफ टैक्स, देखो बेटा ये वो फिगर निकाली है जिस तरह अभी हम एग्जाम्पल्स में निकाल रहे थे। एग्जाम्पल 1 में मैं निकाली थी, क्या निकाली थी? दैट इज 61,600। ओके, इसी तरह हमने एग्जाम्पल 2 में निकाली थी 66,700। इसी तरह हमने एग्जाम्पल 3 में निकाली थी 65,000। ओके, तो यहाँ पे भी वही बात की जा रही है कि नेट ऑफ टैक्स, जो उसके ऊपर टैक्स बनता था, गेन लॉस व्हाटसोएवर, वो करने के बाद आपको 3 मिलियन वहां से कैश फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो 9 + 4 कितना हो गया? 13.8। ये आपका आउटफ्लो होगा, 3 इनफ्लो हो गया। तो आपको जो नेट अभी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी दैट इज 10.8। ओके, क्लियर हो गई ये बात? It is expected that hybrid bus will generate an additional operating cash inflow of 3.8 million from 1 year to 4th year. क्या? It is expected that the hybrid bus will generate an additional operating cash inflow. Hybrid bus जब आप लोगे तो आपके पेट्रोल का खर्चा कम हो जाएगा, तो आपके ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो बढ़ रहे हैं by 3.8 million rupees in every 4 years. एंड 3.4 मिलियन इन ईयर 5। जब गाड़ी थोड़ी पुरानी हो जाएगी तो 3.4 मिलियन मिलेगा। एट द एंड ऑफ ईयर 5, वर्किंग कैपिटल ऑफ ₹3 मिलियन इज रिकवरेबल, रिजल्टिंग इन अ कैश इनफ्लो। तो बेटा बसों की लाइफ भी 5 साल थी, जब 5 साल के बाद ये प्रोजेक्ट हम बंद करेंगे तो हमारे वर्किंग कैपिटल से रिकवरी हो जाएगी, जो हमने लगाए हैं ना 4 मिलियन, वापस मिलेंगे 3 मिलियन। जैसे गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे, एंड गाड़ियों में जो पेट्रोल डाला था फर्स्ट टाइम उसके पैसे वापस नहीं मिलेंगे, एंड सो ऑन। However, due to rapid nature of improvement in hybrid technology, it is believed that bus will have no terminal disposal value after 5 years. 5 साल के बाद इस बस की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। KTSPL's cost of capital is 10% per annum and falls under the 30% income tax bracket. Ignore inflation. हमने 5 साल में इन्फ्लेशन को भी इग्नोर कर दिया, इस क्वेश्चन में इन्फ्लेशन शामिल नहीं। It is assumed that straight line method is used by the company for depreciation. Okay, तो अब हम जाके देखते हैं बेटा क्या क्या हमारे पास कैश फ्लोज हैं। आए बेटा तवज्जो करें, ये इस क्वेश्चन का सीक्वेंस है बेटा। कॉस्ट ऑफ द बसेस क्या थी? 9.8 मिलियन, याद होगा आपको, 9.8 मिलियन। तो डेप्रिसिएशन इसी के ऊपर होगी, इस वैल्यू के ऊपर नहीं होगी। तो कितने सालों के ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है हमने? 5 ईयर्स के ऊपर, तो हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया। स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई दिस वन।
ओके, दैट इज द फार्मूला। क्या होगा एनुअल डेप्रिसिएशन का फार्मूला भी, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अभी खैर हमने लिखा भी था। दैट इज एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है बेटा, कॉस्ट माइनस सैलरी वैल्यू, तो 9.8 मिलियन उसकी कॉस्ट थी, इसमें से माइनस आप क्या कर देंगे, 0 डिवाइड बाय 5 करेंगे। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.96। ये आपकी आ गई एनुअल डेप्रिसिएशन। तो बेटा 1 ईयर से लेके 5th ईयर तक आपकी ये डेप्रिसिएशन होगी। ओके, जीरो पीरियड में आपका ये कैश फ्लो था, क्वेश्चन में दिया गया 10.8 मिलियन, दिस इज योर आउटफ्लो। ये पहले 4 सालों में 3.8 मिलियन था, 5th पीरियड में 3.4 है, और 5th पीरियड में वर्किंग कैपिटल के पैसे भी वापस मिल जाएंगे। बेटा की है डेप्रिसिएशन, क्यों नहीं की माइनस? वर्किंग कैपिटल पे कौन सी डेप्रिसिएशन होती है बेटा? तो बेटा अभी हमने ये कॉलम समझ लिए, सब एग्रीड है इस पे? वर्किंग कैपिटल बेटा हमारा एक्सपेंस नहीं होता, वर्किंग कैपिटल शुरू में हुआ है आउटफ्लो और यहाँ पे आ गया इनफ्लो। वर्किंग कैपिटल के लिए आपने एक पैसा लगाया है और 5 साल के बाद वो पैसा वापस मिल गया आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक जो नया पॉइंट था ना, वो वर्किंग कैपिटल का था। तो वर्किंग कैपिटल बेटा शुरू के सालों में, इनिशियल ईयर्स में ये आउटफ्लो होगा, और अगर कोई वैल्यू दी है, इफ एनी वैल्यू गिवन एट द एंड इट इज इनफ्लो। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया था कि 5वें साल बाद ये इनफ्लो होगा। ये था वर्किंग कैपिटल की 4 मिलियन इन्वेस्टमेंट है, और बता दिया गया कि एट द एंड ऑफ 5th ईयर वर्किंग कैपिटल ऑफ 3 मिलियन इज रिकवरेबल रिजल्टिंग इन अ कैश इनफ्लो। ओके, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा बेटा, ये इनफ्लो था, ये डेप्रिसिएशन हो गई, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया, दैट इज 1.84। इसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 30%। ठीक है बेटा, इसके ऊपर हमने 30% ले लिया, तो दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है बेटा, दैट दिस फिगर माइनस दिस फिगर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैसे आता है, हमारे पास दो तरीके से आ सकता है, हमने ये चीजें पढ़ी हुई हैं। बेटा वर्किंग कैपिटल रिटर्न की एग्जांपल है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल में जो आपके पैसे ब्लॉक होते हैं, इन्वेंट्री में जो पैसे ब्लॉक होते हैं, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल। कैश आफ्टर टैक्स बेटा आपके पास किस तरीके से आ जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप डेप्रिसिएशन ऐड कर दें, देखिए कितना बन गया 3248, ये 3248 आ रहा है, या आप इस इनफ्लो में से टैक्स माइनस कर दें। ठीक है, जब भी आपके पास 3248 आ जाएगा। इसके बाद हमें बताया गया क्वेश्चन में डिस्काउंट फैक्टर कितना है, 10%, तो हम 10% डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करेंगे। ये 10% का डिस्काउंट फैक्टर है, हमारे पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। क्या आ जाती है बेटा, प्रेजेंट वैल्यू, और वो आ रही है 3.201, दैट इज पॉजिटिव। क्या आ रही है बेटा, पॉजिटिव। तो अगर एनपीवी पॉजिटिव हो तो प्रोजेक्ट हमारे लिए एक्सेप्टेबल होता है, तो हम क्या करेंगे, हम पुरानी मशीनों को नई मशीनों से रिप्लेस कर लेंगे। ओके, अंडरस्टैंड? अब आप दोबारा ये क्वेश्चन देखें और फिर इसका मैं सोल्यूशन दोबारा आपको दिखाता हूँ, देखें आप इसमें कंफर्टेबल हुए हैं कि नहीं। जी बच्चों, अभी आपको जितना पढ़ाया जा रहा है ना बेटा,
उधर तक रहो। मैं आपको सारे पास पेपर्स नहीं करा रहा, इंशाल्लाह इसी वीक में आप सारे पास पेपर्स करने के काबिल हो जाएंगे। आपने ये देखना है, शाबाश बेटा, आपने ये देखना है कि आज हम कितना पैसा देंगे और इसके नतीजे में आइंदा कितना पैसा आएगा। ओके, ये बेटा किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, डोंट हेजिटेट। लेकिन मैं आंसर उन्हीं बच्चों का क्वेश्चन आंसर करूंगा जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं। अब बीच में आपने अगर कोई क्लासेस नहीं ली हुई तो फिर मैं उस टाइम गैप को बेटा फिल नहीं कर सकता। आपको लेक्चर सुनने पड़ेंगे, लेक्चर सुनने के बाद आप क्वेश्चन करें तो मैं हाजिर हूं। अब बच्चे एक महीने के बाद अगर लेक्चर लेंगे तो बेटा उनको क्या समझ आएगा? ना आप पास पेपर्स पास कर सकते हो, ना ये पास कर सकोगे। बेटा डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग आ गई है, ऑटोमेटिकली आ गई है। जब आपने डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस के तौर पे लिया तो प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। जब प्रॉफिट कम हुआ तो टैक्स भी कम हो गया। जी बेटा। अच्छा, आगे चलते हैं। अब बेटा आपको ये बात समझाता हूं कि डेप्रिसिएशन की वर्किंग हमने उस वक्त ही लेनी है, कब? जब टैक्स रेट है। अगर हम सपोज कर लें कि इस क्वेश्चन में टैक्स रेट था ही नहीं, क्या नहीं था? आप समझ लो टैक्स था ही नहीं, फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा आए मैं आपको बताता हूँ। फिर ये डेप्रिसिएशन का कॉलम उड़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन का कॉलम खत्म हो जाएगा। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी खत्म, टैक्स भी खत्म, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी खत्म, और कैश फ्लो आफ्टर टैक्स भी खत्म। अब यही हमारा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हो जाएगा। यही कॉलम हमारा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास टैक्स रेट ना हो। ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का फायदा उस वक्त होता है जब टैक्स हो, क्योंकि डेप्रिसिएशन को शो करने से हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम होगा, और जो कि हमारे कैश फ्लो के ऊपर इम्पैक्ट करता है। और अगर टैक्स नहीं होगा तो ये क्वेश्चन सिंपल इस तरीके से सॉल्व होगा, और हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 5.219 मिलियन। ठीक है बेटा, बात समझ आई कि क्या बात मैंने की है कि डेप्रिसिएशन इज रेलिवेंट ओनली इन द केस ऑफ टैक्स। अगर टैक्स आपके पास नहीं दिया गया, आपको जिस तरह यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया था ना कि इग्नोर इन्फ्लेशन, क्या लिखा था बेटा? इग्नोर इन्फ्लेशन। अगर यहाँ कहते हैं ना इग्नोर टैक्स, क्या कहते थे? बेशक 30% टैक्स ब्रैकेट लिखते और कह देते कि जी हम टैक्स फ्री जोन में काम करते हैं। कहाँ पे काम करते हैं बेटा? टैक्स फ्री जोन में। तो ना आपने एक्सपेंस को शो करना है, ना इनकम को टैक्स में शो करना है। आपके पास ये कैश जा रहा है और ये कैश आ रहा है, सिंपल। इसके ऊपर आपने डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करना था, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 5219385। ओके, क्लियर हो गई बात बेटा? कोई क्वेश्चन किसी का?
महादगुल साहब, डेप्रिसिएशन हो या कोई और भी नॉन कैश एक्सपेंस हो, सबके साथ सेम ट्रीटमेंट होगा। हम इस चैप्टर में बात ही कैश फ्लो के साथ करते हैं। ओके, अभी बेटा इन्फ्लेशन के सारे क्वेश्चन करेंगे, बेफिक्र रहें। टैक्स वाला पॉइंट बता रहा हूँ, अहमद सिद्दीकी साहब बता रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन हो भी आप बताएं, मैं वो कराता हूँ। आओ बेटा, मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हमने जिस तरीके से सॉल्व होना था ना, हमने सॉल्व कर लिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज करें आपको कहा जा रहा है, जिस तरह यहाँ कहा गया ना, इग्नोर इन्फ्लेशन। आपको कहा जाता है कि जी ये कंपनी कहाँ पे काम करती थी, कराची में। अब कराची में गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई कोरोना आया हुआ है और कराची को हम टैक्स फ्री सिटी डिक्लेयर कर देते हैं, तो आप इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपसे टैक्स नहीं ले सकेंगी, आपसे टैक्स नहीं ले सकेंगी। तो आपकी इनकम के ऊपर भी टैक्स नहीं होगा और आपको डेप्रिसिएशन के तौर पे भी एज ए एडमिसिबल एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकोगे। तो क्या होगा, यही जो आपके पास कैश फ्लोज आ रहे थे ना, यही आपके पास कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बन जाएंगे और आप इनको सिंपल डिस्काउंट कर लोगे। तो हमने यहाँ पॉइंट लिख भी दिए गया है, डेप्रिसिएशन इज रेलिवेंट ओनली इन द केस ऑफ टैक्स। अगर आप टैक्स फ्री जोन में है, then you don't need to do any working relating to depreciation। आपको जरूरत नहीं है कि आप उस डेप्रिसिएशन की कोई वर्किंग करें। ठीक है, ना डेप्रिसिएशन करनी पड़ेगी, ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा, ना टैक्स निकालना पड़ेगा, कोई झमेला नहीं होगा। जो पहले इतनी ज्यादा कॉलम्स बन रहे थे, अब वो ये कॉलम रह जाएंगे सिर्फ। बेटा आमना, अभी जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ना, आप सिर्फ उधर तक रहो। जब मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, इसमें और मशीन वगैरह सबकी आई थी ना कैलकुलेशन, हमने वो कैलकुलेशन की है ना। आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अभी आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, एक क्वेश्चन के ऊपर दूसरे क्वेश्चन को ओवरलैप ना करें। जो बात मैं यहाँ समझा चुका हूं, वही बात हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल रहेगी। ये नहीं कि एक क्वेश्चन पे एक बात एप्लीकेबल है तो दूसरे पे नहीं होगी, सब पे एप्लीकेबल रहेगी। यहाँ पे उन्होंने स्टेट अवे उसकी खुद बता दिया है बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम डिस्पोजिंग ओल्ड बस नेट ऑफ टैक्स क्या आ रहा है। और मैंने आपको सारी बात बताई भी कि आंसर 1 में क्या हुआ है, 2 में क्या हुआ है, 3 में क्या हुआ है। फिर आपका ये क्वेश्चन करना ना मुझे इरिटेटिंग लगता है, और कोई बात नहीं है। आपको जब मैंने बातें बताई भी हैं। जी बेटा, और बताएं। फिर हम इस क्वेश्चन को चाहें तो हम एनपीवी के, वो एनवीटी के तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए क्यों, ये पहले 4 सालों में ना कैश फ्लो क्या है हमारा, सेम है। बेटा ये क्वेश्चन किसके ऊपर था, 10% के ऊपर क्वेश्चन है, 10% के ऊपर। फर्स्ट टू 4 ईयर्स की हमें एन्युटी फैक्टर देखना है। हम एन्युटी का कम्युनिटी प्रेजेंट वैल्यू टेबल है, 10% पे आए, फोर्थ पीरियड के सामने जाके देखेंगे आ रहा है 3.170। तो हम यहाँ लिख देंगे 3.170। ठीक है,
ये आ गया 3.170। और फिफ्थ पीरियड का क्या फैक्टर आ रहा है? फिफ्थ पीरियड का फैक्टर है 0.621। तो ये भी देखें, आपकी एनपीवी कितनी आ रही है? 3202, और इस केस में कितनी आ रही थी? 3201। राउंडिंग के डिफरेंस है। तो हम एनविटी के तरीके से भी कर सकते हैं, और चाहें तो हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट 4 ईयर्स में वैल्यू सेम थी। जी शाबाश बेटा, ठीक है, बात समझ आ गई। तो यहाँ पे आज हमने जो कॉन्सेप्ट देखा है कि वर्किंग कैपिटल हमारे पास आएगा और हमने उसको लेके भी जाना है। अच्छा बेटा, और क्वेश्चन देखते हैं एक आध, फिर उसके बाद नमाज की ब्रेक करेंगे। 2018 का क्वेश्चन 3 कर लिया हमने। 2019 का नवंबर का क्वेश्चन 4। जी बेटा, ये आपके पास है 2019 का क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट ए कर रहे हैं फिलहाल हम। जरा आप पढ़ें इसको 2 मिनट में। 4 का ए। जी बेटा, पढ़ लिया है तो इसकी जरा ट्राई करें। रिक्वायर्ड क्या है? कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर एफएल। इनिशियल आफ्टर टैक्स कैश आउटफ्लो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ न्यू मशीन। न्यू मशीन के टाइम पे आपको क्या कैश फ्लो होंगे? आमना, आप इसकी कैलकुलेशन करें। जी बेटा, Fike Allied Limited procured a machine costing rupees 19.5 million 5 years ago. It has a useful life of 10 years, having salary value of 1.95 million, and is being depreciated by equal fixed annual installments in a straight line method. The company is considering the replacement of old machine with a new machine that can be acquired at a cost of rupees 29.25 million, having a useful life of 5 years with no salvage value. At present, the expected disposal value of old machine is 12.675. The applicable tax rate on FAL is 29%. Calculate the following for FAL. Initial after tax cash outflow at the time of purchase of new machine, that is year zero. अगर अभी हम नई मशीन खरीदेंगे तो हमें क्या कैश आउटफ्लो करना पड़ेगा? इस बेटे हम इसके एग्जांपल्स कर चुके हैं। जरा अपने आंसर्स मेरे साथ शेयर करें।
ये एक आंसर आया है मेरे पास, डेप्रिसिएशन आ रही है 1755, तो फीड साहब का आंसर आ रहा है 26,052,750। अच्छा बेटा देखते हैं। अहमद बट की डेप्रिसिएशन आ रही है 1755। ठीक है बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इनिशियल आफ्टर टैक्स कैश आउटफ्लो, डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं पूछ रहा। जी बेटा, आंसर आया है 17,706। लेट्स सी। आए बेटा, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमने मशीन खरीदी थी कितने की? 19.5 की, 5 years अगो। इसकी लाइफ थी 10 साल। और उसकी वैल्यू थी 1950। ये हमारी बेटा आगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो कॉस्ट थी हमारे पास 19,500,000। ये हमारी कॉस्ट थी, और 5 सालों की डेप्रिसिएशन हो चुकी है हमारी, दिस वन इंटू 5, दिस वन, और बुक वैल्यू आ गई हमारे पास 10,725। ओके, और अभी ये कितने की सेल हो रही है? 12,675 की। तो हमारे पास गेन कितना आ गया है? 1950 का। और टैक्स रेट कितना है? 29%। ठीक है, तो हमारे पास जो इसे पैसा मिलेगा, दैट इज, ये हो गया। और नई मशीन हम खरीद रहे हैं 29.25 million की। $29,250। दिस इज फ्लो। तो बेटा हमें जो पे करना पड़ेगा ना, दैट इज 1,714,500। ठीक है, ये कितना को आंसर था देख लेते हैं। 17423 आउटफ्लो 1770 से। जी बेटा, तो कितना आंसर आ रहा है? 17.140500। एग्रीड? कोई इससे एग्रीड नहीं है तो बेटा बताएं प्लीज।
कहाँ पे कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आ रही, प्लीज मुझे बताएं। जी बेटा, महाकुल साहब को समझ आ गई है, वेरी गुड। और कोई बच्चा भाई जिसको जहां समझ नहीं आ रही प्लीज मुझे बताएं, वरना आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जी बेटा। सारे बच्चे एग्रीड? अगर एग्रीमेंट नहीं है तो बेटा आगे नहीं चलते, आप पहले इस बात को समझना है। शाबाश ईशान। बेटा 15% डिस्काउंट रेट कहाँ मेंशन है क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन आपके पास सामने ए पार्ट, इसमें 15% कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है बेटा, तो हमने ये क्वेश्चन किया है। इसका फर्स्ट पार्ट, द इनिशियल आफ्टर टैक्स कैश आउटफ्लो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ न्यू मशीन, ओके। फिर आ रहा है incremental non-operating cash flow at the end of the life of the new machine, that is year 5। ईयर 5 में हमारे पास क्या कोई कैश फ्लो होगा आपके ख्याल में? जी बेटा। जी शाबाश। आमना शाबाश। शाबाश नाइला। ये नमाज ब्रेक ले रहा हूँ जिशान, बस ये पॉइंट क्लियर कर दूं। तो क्वेश्चन 4A में हम जाके देखते हैं बेटा अभी। एक तो ये हमारा आंसर टैली कर गया, 17140500, 17140500। और जो बात है नॉन इंक्रीमेंटल कैश फ्लो की, वो क्या है, सैलरी वैल्यू ऑफ न्यू मशीन है 0, और सैलरी वैल्यू ओल्ड मशीन की आती है कितनी, 1.95। तो दोनों का जो डिफरेंस है ना 1.95 विल बी इंक्रीमेंटल नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है सेकंड रिक्वायरमेंट में। क्योंकि अगर आप नई मशीन ले लेंगे ना, उसकी सैलरी वैल्यू है 0, और अगर पुरानी मशीन चलाते रहेंगे 5 साल और, उसकी सैलरी वैल्यू ये 1950। तो यही वहीं पे पॉइंट आ रहा है। तो बेटा लेट्स हैव अ नमाज ब्रेक, और फिर इसके बाद हम जो हमारा लास्ट चैप्टर है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, दैट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, दिस इज द लास्ट चैप्टर। ये इंशाल्लाह आज हम करेंगे। तो बी रेडी फॉर अ फास्ट ट्रैक, ओके, आफ्टर नमाज। बेटा इसमें कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी आपको सेरिलैक और केले खिलाए जा रहे हैं, ठीक है, लाइट गजा खिलाई जा रही है। अभी आप 2 महीने के बच्चे हो, अभी अगली क्लासों में आपको पराठे खिलाएंगे, सारे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। डोंट बी सो अर्ली। ठीक है बेटा, मिलते हैं नमाज के ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा लास्ट चैप्टर का मतलब है सीमा की बुक का लास्ट चैप्टर है, जो सेक्शन अभी हम पढ़ रहे थे वो कवर हुआ है अभी। ठीक है, जी बेटा, ये हमारा चैप्टर है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन डिसीजन मेकिंग। अभी जैसे हमने क्वेश्चंस देखे तो हमें बताया जाता था कि आज आपका आउटफ्लो ये होगा और आइंदा आने वाले पीरियड्स में आपका ये इनफ्लोज हैं एंड सो ऑन। लेकिन बेटा वो सारी बातें किसके मुतालिक हैं? फ्यूचर के मुतालिक हैं, और फ्यूचर हमारा क्या है? अनसर्टन है। ठीक है बेटा, फ्यूचर क्या है हमारा? अनसर्टन। ठीक है बेटा, तो हमें देखना कि उसकी अनसर्टनिटी अनसर्टनिटी क्या है, उसमें रिस्क क्या है एंड सो ऑन। रिस्क की सिचुएशन क्या होती है? जिसमें हमें डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज दी गई हूँ कि इसका ये भी हो सकता है, चांसेस इसके आने के चांसेस ये भी हैं। An example of a risky situation is one in which we can say that there is 70% probability that returns from a project will be in excess of 100,000, but a 30% probability that returns will be less than 100,000. If no information can be provided on the returns from the project, we are faced with an uncertain situation. It may be more than 100, it may be less than 100. That is uncertainty. Risk. Risk involves situations or events which may or may not occur, but whose probability of occurrence can be calculated statistically and the frequency of their occurrence predicted from past records. Thus, insurance deals with risk. रिस्क में क्या होता है बेटा? हम ये देखते हैं बेस्ड ऑन पास्ट डेटा कि लास्ट 10 टाइम्स जो इवेंट्स हुए हैं उसमें कितनी दफा सेल 100,000 ज्यादा रही है और कितनी दफा कम रही है। तो हमें पता लग रहा है कि 70 टाइम्स 100,000 ज्यादा रही है और 30 टाइम्स 100,000 से कम रही है। तो हम रिस्क को स्टेटिस्टिकली मेजर कर सकते हैं। अनसर्टेन इवेंट्स क्या होते हैं? आर दोज हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद स्टैटिस्टिकल कॉन्फिडेंस। हम इनको कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता सकते कि कितने परसेंट इसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की है, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी फेलियर की है एंड सो ऑन। अब रिस्क का क्या ताल्लुक है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन से? In general, risky projects are those whose have which have future cash flows, and hence project returns that are likely to be variable. The greater the variability, the greater the risk. जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हमारे पास होंगी उतना ज्यादा वो प्रोजेक्ट हमारे लिए रिस्की होता जाएगा। The problem of risk is more acute with capital investment decisions for the following reasons. क्यों बेटा? कि estimates of capital expenditure might be for several years ahead, such as those for major construction projects. Actual costs may well escalate well above budget as the work progresses. जैसे अगर हम डैम बना रहे हैं तो डैम 1 साल में या 2 साल में नहीं बन जाता, इसमें 5 से 10 साल लग सकते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होती है बेटा? उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज करती रहती है। जब भी हम पढ़ते हैं कि ये प्रोजेक्ट इतने का कंसीव किया गया था और अब इसके ऊपर इतना पैसा लगा, जैसे इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट जो एयरपोर्ट बना था, इनिशियली वो कम अमाउंट का था लेकिन फिर उसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स उसकी कॉस्ट इंक्रीज कर गई। इसे कहते हैं कॉस्ट एस्केलेशन।
estimates of benefits will be for several years ahead. जब हम प्रोजेक्ट को लगाते हैं तो कॉस्ट तो उसके ऊपर लग गई, लेकिन इसके ऊपर बेनिफिट्स भी हमें सेवरल ईयर्स तक मिलने हैं, sometime 10 to 15 to 20 years ahead or even longer, and such long term estimates can be best at approximations. और ये भी सारी हमारी क्या होती हैं, approximation होती है. रिस्क की प्रेफरेंस, तीन किस्म के रिस्क मैनेजर्स होते हैं. वन इज रिस्क सीकर, वन इज रिस्क न्यूट्रल एंड वन इज रिस्क अवर्स. रिस्क सीकर क्या करता है, उसको कोई भी पॉसिबिलिटी नजर आए ना, यानी कि प्रॉफिट की, वो उसके लिए जंप करेगा, वो उसके लिए जाएगा, बेशक उसके लिए उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम परसेंटेज हो. A risk seeker is a decision maker who is interested in the best outcome, no matter how small the chances they may occur. बेशक अगर 1% प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट की, तो वो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देगा. A risk neutral decision maker is concerned with what will be the most likely outcome. रिस्क न्यूट्रल क्या करता है, रिस्क को नलिफाई करेगा और वो देखेगा कि ज्यादा चांस किसका है, जिसका ज्यादा चांस है वो उसकी तरफ जाएगा. And risk averse decision maker acts on the assumption that the worst outcome might occur. तो ये worst outcome को अपने ध्यान में रखता है और ये safe decision करता है. ओके, इससे क्या होगा बेटा, this has clear implications for managers and organization. A risk seeking manager working for an organization that is characteristically risk averse, यानी कि रिस्क को अवॉइड करती है, is likely to make decisions that are not congruent with the goals of the organization. क्योंकि वहां पे अब कौन बैठा हुआ है, risk seeking manager. There may be a role of the management accountant here who could be instructed to present decision making information in such a way as to ensure that the manager considers all of the possibilities including the worst. सिर्फ वो गुड आउटकम को ना देख रहे हो, बल्कि वर्स्ट आउटकम को भी वो देख रहे हो. अब हमें ये कैसे न्यूमेरिकली हमें प्रूव करेंगे, इसके लिए हम आके देखते हैं. एक चीज होती है बेटा हिस्टोग्राम्स, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल्स. ये आपने स्टैट्स में पढ़े होंगे. जैसे ये डाटा आपको दिया गया है, आपने क्या करना होता है, इसको प्लॉट करना होता है इन दिस फॉर्म. तो नंबर ऑफ प्रोपोर्शंस और स्टूडेंट्स इधर आ गए और उनके मार्क्स इधर आ गए. इनको जब हम आपस में कनेक्टेड कर देते हैं तो ये बन जाती है हिस्टोरीग्राम. क्या बन जाती है, हिस्टोरीग्राम. तो जैसे आपने डाटा इसको प्लॉट करना होता है. इसके बाद हम आते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज की तरफ. एक्सपेक्टेड वैल्यूज, ठीक है, ये बहुत आसान है, इसको भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ये से बेटा ये एग्जांपल आपको सामने दी गई है, ठीक है, और सामने ये नीचे इसका सोल्यूशन भी है. आइए देखते हैं क्या हो रहा है. सपोज अ मैनेजर हैज टू चूज बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स ए एंड बी. दो प्रोजेक्ट्स उसके पास दे दिए गए, इन्हें कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. आपने दोनों में से एक डिसाइड करना होता है. And the probability distribution of the profits of both options are as follows. और उनकी probability भी बता दी गई है. अभी मैं इसको इंटरप्रेट करता हूँ. ऑप्शन ए, इसकी एक probability ये कि ये 5,000 का प्रॉफिट कमाएगा, इसकी probability है 0.8. पॉइंट आप 8 को आप ये समझ लें 80%, और 6,000 प्रॉफिट कमाएगा, इसकी probability है 20%. तो बेटा हमेशा probability जो है ना, सम करके इक्वल टू 1 होती है, या आप उसे कह सकते हैं 100%. यानी कि अगर 10 दफा एक काम हुआ है तो 8 दफा हमारा प्रॉफिट आया है 5,000 और 2 दफा प्रॉफिट आया है 6,000. यह ऑप्शन बी है. इसमें 4 आउटकम्स हैं. पहला है लॉस हो सकता है 2,000 का, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1 और 10%. 5,000 प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2. 7,000 प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6 और 8,000 प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.1. तो बेटा अभी हमने देखा था रिस्क सीकर. रिस्क सीकर आपके ख्याल में ऑप्शन ए पे इन्वेस्ट करेगा या ऑप्शन बी पे? जी शाबाश अली, ऑप्शन बी. रिस्क सीकर जो है ना, उसने देखना जहां प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है ना, बस वो उस काम में लग जाएगा. ये नहीं देखेगा कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी 10% है, ठीक है. तो रिस्क सीकर ने क्या करना है, जहां पे उसको प्रॉफिट ज्यादा नजर आएगा वो उस काम पे चलाएगा. और एक था
रिस्क अवर्स किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा? बेटा प्रोजेक्ट पूछ रहा हूँ, जियाउर रहमान किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा? ऑप्शन ए में, शाबाश। रिस्क अवर्स ऑप्शन ए में करेगा क्योंकि उसको रिस्क को अवॉइड करेगा। वो कहेगा भाई बी में तो लॉस भी हो सकता है, मैं बी में नहीं जाऊंगा, इसमें या तो मुझे 5,000 का प्रॉफिट है या 6,000 का प्रॉफिट है, बस मैं इसमें सेफ हूँ। और तीसरा था रिस्क न्यूट्रल। रिस्क न्यूट्रल जो होता है ना बेटा, वो जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू पे। किस पे जाता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू पर। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू हम यहाँ निकाल लें। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच ऑप्शन वुड बी मेजर्ड एज फॉलोज। हम क्या करते हैं, जो ऑप्शन होता है उसको उसकी प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाती है एक्सपेक्टेड वैल्यू। 5,000 इंटू 0.8 4,000, 6,000 इंटू 0.2 1,200, दोनों को सम किया तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई 5,200। दिस इज द प्रोजेक्ट ए। अब प्रोजेक्ट बी को देखते हैं। 2,000 इंटू 0.1 200, 5,000 इंटू 0.2 1,000, 7,000 इंटू 0.6 4,200 एंड 8,000 इंटू 0.1 800। इन सबको सम किया तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है 5,800। In this example, since it offers a higher EV, देखो इसमें 5,800 आ रही है और इसकी 5,200 आ रही है। ऑप्शन बी वुड बी सिलेक्टेड इन प्रेफरेंस टू ए अनलेस फर्दर एनालिसिस इज कैरिड आउट। अगर हम फर्दर एनालिसिस करेंगे तो फिर सिचुएशन और हो सकती है, लेकिन अगर हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू पर डिसीजन करना है तो जहां प्रॉफिट ज्यादा आ रहा हो उस प्रोजेक्ट को हम अंडरटेक करेंगे। ओके बेटा, तो ये 19.1 आपका होमवर्क है, ये आपने करना है। ये बेटा एग्जांपल है पेज नंबर 524 पे, ये भी आप लोगों ने करनी है, ये भी आपका होमवर्क है। 524 पे एक एग्जांपल है, ये आपने करनी है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। ये बेटा एक और एग्जांपल है पेज नंबर 526 पे, ये भी आपने करनी है और आज ही करनी है। अच्छा बेटा आगे बढ़ते हैं हम। डेटा टेबल्स। डेटा टेबल्स में क्या होता है? डेटा टेबल्स आर ऑफन प्रोड्यूस यूजिंग स्प्रेडशीट पैकेजेस and show the effect of changing the values of variable। यहाँ एग्जांपल हमें दी गई है वन वे डेटा टेबल की, ठीक है। A one way or one input data table shows the effect of a range of values of one variable. For example, it might show the effect on profit of a range of selling prices। ओके, अब हम वन वे टेबल को देखते हैं, इसमें कैसे कैलकुलेशन की जा रही है। Suppose a company has production costs which it would expect to be in the region of 5 million were it not for the effect of inflation। अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो 5 मिलियन है। Economic forecast for the inflation rate in the coming year range from 2% to 10%। इन्फ्लेशन हमारी 2% से लेके 10% तक जा सकती है। Profit before inflation is taken into account is expected to be 475,000। जब हमारी 5 मिलियन प्रोडक्शन कॉस्ट है तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है कितना बेटा? 475। और ये उस वक्त आ रहा है जब इन्फ्लेशन भी नहीं है। By using a spreadsheet package and there were and with 3 or 4 clicks of the mouse, the data table below is produced। This shows the effect of different levels of inflation on production cost and profit। तो बेटा हमने एक केस बनाया जहां पे 5 मिलियन की कॉस्ट है और 475,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो जब 0% इन्फ्लेशन है, ठीक है बेटा, तो प्रोडक्शन कॉस्ट है 5 मिलियन।
ये फिगर्स हैं थाउजेंड्स में, ठीक है। और प्रॉफिट था 475,000, 475,000, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेंज कर रही है 2 to 10%। ये इन्फ्लेशन की रेंज है हमारी। जब इन्फ्लेशन आएगी तो बेटा प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5.1 मिलियन, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल बन जाएगा बेटा, प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे आ रही है, ठीक है। और इसी तरह हम क्या कर देंगे कि प्रॉफिट जो है ना हमारा कम होता चला जाएगा। कितने से कम हो जाएगा? तो ये हमारे पास प्रॉफिट की भी फिगर आ जाएगी। तो दिस वे हम डाटा को ना प्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड वन वे डाटा टेबल, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो विद एक्सेल शीट, ओके। हमने क्या किया है कि पहले ये बेस लाइन बनाई, ये मैं आपको बता देता हूँ क्या बनाई है हमने। इसके बाद क्या किया, देखो बेटा, इस फिगर के अंदर ना इन्फ्लेशन को ऐड करना है। हमने इस फिगर को मल्टीप्लाई कर दिया दिस ए, इसको फ्रीज किया। फ्रीज करने का डॉलर हम साइन यूज करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया दिस फिगर, और उसके अंदर ओरिजिनल कॉस्ट ऐड कर दी। तो ये सब फार्मूला हमने जब इसको कॉपी कर लिया। प्रॉफिट्स के साथ क्या हो रहा है कि ये कॉस्ट के अंदर इंक्रीज कितना आ रहा था, 100 का। जितनी जितनी कॉस्ट का इंक्रीज आ रहा है ना, उसको हम प्रॉफिट में से लेस करते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास वन वे टेबल बनता जा रहा है। इसी तरह बेटा टू वे टेबल्स हैं। टू वे टेबल एग्जांपल, वो क्या एग्जांपल है वो भी आपको दिखा देते हैं कि 2 to 10% तो था। अब प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्रीज आ गई है। प्रोडक्शन कॉस्ट 5 मिलियन के ऊपर क्या आएगी, 4.5 मिलियन के हिसाब से क्या आएगी, एंड 5 मिलियन के हिसाब से क्या आएगी। हाँ, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसका जो डाटा है हम आपको दिखाते हैं। सपोज नाउ द कंपनी mentioned in the example above is not sure that its production cost will be 5 million. They could be only 4.5 million or they could be up to 5.5 million. अब उसके पास प्रोडक्शन कॉस्ट की भी तीन स्लैब्स आ गए हैं, 5 मिलियन, 4.5 मिलियन एंड 5.5 मिलियन। यानी कि पहले हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ ये थी, अब प्रोडक्शन कॉस्ट की भी हमारे पास तीन स्लैब्स आ गए हैं। एक तो स्लैब बेटा ये वाला है,
और एक स्लैब आ गया 4500 का, और एक स्लैब आ गया 5500 का। ओके, अब इनके ऊपर भी इन्फ्लेशन आएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला यहाँ पे कॉपी करते हैं और इसमें लिंक लगाते हैं, सी के साथ आप बी आ जाएगा, दिस इज बी 3 इंटू A3 A4, ठीक है बेटा, और B3 इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये हो गया 4590। इसको कॉपी करके यहाँ ले जाएंगे, ये कॉस्ट बन गई हमारे पास। इसी तरह इस फार्मूले को भी अप्लाई करते हैं, ये फार्मूला यहाँ पे ले आते हैं, दिस इज विल बिकम D3 एंड दिस इज आल्सो D3, और ये हो जाएगा A4। इस फार्मूले को भी अप्लाई करके यहाँ ले आते हैं। तो बेटा ये हमारी हो गई कॉस्टें, ये क्या हो गई हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, ये 3 पैरामीटर्स आ गए, ठीक है। जब ये 3 पैरामीटर्स आएंगे तो प्रॉफिट के भी 3 पैरामीटर्स हो जाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट के भी 3 पैरामीटर्स हो जाएंगे। क्या कौन कौन से 3 हो जाएंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये प्रॉफिट कब था, जब हमारे पास कॉस्ट ये थी, ठीक है। ये हमारे पास कॉस्ट है, तो ये हमारे पास प्रॉफिट था। जब हमारे पास कॉस्ट हो जाएगी 4.5, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। कितना हो जाएगा बेटा, दिस प्लस दिस माइनस दिस, 975 प्रॉफिट हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अच्छा वो इन्होंने इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देके दिखाया है, चलो हम उसको देख लेते हैं। इसको यहाँ पे लाते हैं, अच्छा बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिस माइनस दिस 90 का डिफरेंस आ रहा है, ये सारे डिफरेंस यहाँ लाते हैं, और यहाँ पे भी दिस माइनस दिस, ये हमारे पास आ जाएंगे प्रॉफिट्स। और ये इसके लिए भी हम एक बना लेते हैं, दिस माइनस दिस 110, तो ये बेटा बन जाएगा दिस माइनस दिस। तो आपके सामने ये बन गए 25 माइनस 25 एंड 75, 25 माइनस 25 एंड 75। तो हम जो माइनस वाली फिगर्स हैं उनको चाहें तो ब्रैकेट्स में दिखा दें, हम ब्रैकेट्स में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे दिखा रहे हैं इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, और यहाँ पे दिखा रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट का इम्पैक्ट, और यहाँ पे दिखा रहे हैं प्रॉफिट का इम्पैक्ट। तो आप इस डेटा शीट्स की मदद से मुख्तलिफ इम्पैक्ट्स दिखा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सो इफ प्रोडक्शन कॉस्ट वर 5.5 million at the rate of inflation were 4%, the profit would be 255,000, that is 475 into minus 4 into 5.5 million। तो आप ये देख सकते हैं कि बेटा 4% जब इन्फ्लेशन है और 5.5 मिलियन की जब हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट हो, तो 4% पे हमारा प्रॉफिट क्या आएगा, दैट इज 255। तो इस तरीके से आप ये डेटा टेबल्स बना सकते हैं, ठीक है। इसकी ये एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, ये भी आपने बेटा होमवर्क में देखनी है, और जो होमवर्क मैं आपको बता रहा हूँ ये कल हम सॉल्व करेंगे ताकि आप इसका थोड़ा सा आइडिया ले लो, ठीक है। अभी हम आगे जा रहे हैं, जी बेटा ऐसी बात है अली। अब हम पढ़ने जा लगे हैं मैक्सी मिन, मैक्सी मैक्स एंड मिनी मैक्स रिग्रेट।
मैक्सिमिन। मैक्सिमिन में क्या होता है बेटा, इससे कहा जाता है प्ले इट सेफ, हम सेफ प्ले करेंगे, ठीक है। और ये काम कौन करता है, रिस्क अवर्स डिसीजन मेकर। कौन काम करता है, रिस्क अवर्स, वो रिस्क को अवॉइड करता है, ठीक है। कैसे करते हैं आए देखते हैं। ये आपके सामने एक एग्जांपल है, प्रोजेक्ट ए है, इसके तीन पॉसिबिलिटीज हैं। 50,000 प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो, 65,000 अर्न कर सकते हो और 80,000 अर्न कर सकते हो, ठीक है। बी में आप अर्न कर सकते हो 70, 60 एंड 75, सी में 90, 80 एंड 55, ओके। तो बेटा इसका नाम है मैक्सिमिन। क्या मैक्सिमिन का मतलब क्या है, मिनिमम पहले आपने मालूम करना है। ए का मिनिमम क्या होगा बेटा आपके ख्याल में, नहीं भाई, ए का मिनिमम आंसर क्या है बेटा, 50,000। शाबाश अब्दुल्ला तारिक, इमरान शाह। ए का देखें मिनिमम, ए के तीन पॉसिबिलिटीज हैं, आउटकम 1, 2 एंड 3, इसका है 50,000, ठीक है बेटा। बी का कितना है बेटा, 60,000, और सी का कितना है, 55,000, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हर प्रोजेक्ट का मिनिमम ले लेना है। पहले क्या लेना है, मिनिमम, और फिर उसमें से कैलकुलेट करना है मैक्सिमम। देखें ए का मिनिमम कितना है 50, बी का 60 और सी का 55। आपके सामने अभी हमने किया है, ए का 50, बी का 60 और सी का 55। हमने तीनों के मिनिमम ले लिए, इसमें से सिलेक्ट करेंगे मैक्सिमम। ये तीन प्रोजेक्ट्स है हमारे पास बेटा, इन तीनों प्रोजेक्ट्स में से हमने डिसाइड करना है, और हमारे पास क्राइटेरिया है मैक्सिमिन। हम क्या करेंगे, देखेंगे तीनों प्रोजेक्ट्स में मिनिमम प्रॉफिट कितना कमाया जा रहा है। हमने मिनिमम प्रॉफिट देख लिया, अब इसमें से कौन सा प्रॉफिट सेट करेंगे, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहा है। तो हमारी चॉइस होगी बी। बाय चूजिंग बी वी आर गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 60,000, which is more than we would get from project A or C if the worst outcome were to occur for them. We want the maximum of the minimum achievable profits. The decision would therefore be to choose project B. ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये क्या है, सबसे कम प्रॉफिट कितना हो सकता है 50, इसमें हो सकता है 60, इसमें कम कितना हो सकता है 55। तो हम क्या कहते हैं यार, चलो सबसे जितनी बुरी भी हो गई, तो तीनों प्रोजेक्ट सबसे बुरी देखी हालत क्या है, वो हमने देखी, दैट इज 50, 60 एंड 55। उस बुरी में सबसे अच्छा क्या सूरत हाल हो सकती है, दैट इज 60। तो हमने ये 60 वाला प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है बेटा। तो ये था मैक्सिमिन। सबसे पहले मिनिमम देखना है और उसमें से मैक्सिमम को डिसाइड कर लेना है। तो प्रोजेक्ट बी वुड बी आवर चॉइस एंड दैट चॉइस इज ऑप्टेड बाय रिस्क अवर्स मैनेजर। नेक्स्ट इज मैक्सी मैक्स। मैक्सी मैक्स, तो सबसे पहले देखना है हमने मैक्सिमम, फिर उस मैक्सिमम में से देखना है मैक्सिमम। ये यूज करते हैं रिस्क सीकर। प्रोजेक्ट डी है, इसका सर्कमस्टेंसेस 100, 90 और 20 का लॉस हो सकता है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है बेटा पॉसिबल है, दैट इज 100। इस केस में 120, इस केस में 85, ठीक है। तो हम कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, पहले मैक्सिमम निकालेंगे, इन तीनों में से मैक्सिमम किसका है, ई का। तो हम एक्शन ई को चूज कर लेंगे, दैट इज मैक्सी मैक्स। ठीक है बेटा, बात समझ आई। यहां मैक्सिमम निकालना है पहले,
प्रॉफिट, और सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट कमा रहा होगा उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये काम करते हैं रिस्क सीकर। कौन करते हैं? रिस्क सीकर, ये लिखा हुआ है। इसमें क्या करते हैं हम? ये है मैक्सी मैक्स, वो था मैक्सी मिन। जिन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह पढ़ी है उन लोगों ने ये चीजें पढ़ी भी होंगी। ठीक है बेटा, अब हम तीसरी चीज की तरफ आते हैं, दैट इज कॉल्ड मिनी मैक्स रिग्रेट। इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी। मिनी मैक्स रिग्रेट, आओ बेटा, ये इसकी एग्जांपल है। ये वर्स्ट सिनेरियो है, ये मोस्ट लाइकली सिनेरियो है, दिस इज द बेस्ट सिनेरियो। A manager is trying to decide which of three mutually exclusive projects to undertake. कि वो इन तीन प्रोजेक्ट्स में से कौन सा प्रोजेक्ट अंडरटेक करे। ठीक है बेटा, each of the projects could lead to a varying net cost which the managers call outcomes 1, 2 and 3. The following payoff table or matrix has been structured. Okay, worst outcome, आप प्रोजेक्ट ए को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, बी को भी कर सकते हैं, सी को भी कर सकते हैं। ठीक है, से अगर आपने ना प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट किया, ठीक है, और आउटकम आ गया 90, तो आपको कितने का अफसोस होगा, रिग्रेट कितने का होगा? इसके लिए बेटा बना लेते हैं जरा एक रिग्रेट टेबल। शाबाश, 40 का आंसर आपका आ रहा है, ठीक है। इसके लिए हम बना लेते हैं एक रिग्रेट टेबल, और फिर मैं इस पे एग्जांपल भी आपको आईसीएमई के एग्जाम से दूंगा। ये सिचुएशन थी आपके सामने और हम बना रहे हैं यहाँ रिग्रेट टेबल। अगर आपने प्रोजेक्ट ए एक्सेप्ट किया और आउटकम आ गया 90 का, तो आपको अफसोस होगा बेटा 40 का। 90 माइनस 50, 40। आपने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया बी का, तो आपको अफसोस होगा 20 का। और अगर आपने प्रोजेक्ट सी ही एक्सेप्ट किया होगा तो आपको कोई अफसोस ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने आउटकम 1 के सारे पॉसिबिलिटीज देखे। अब आउटकम 2 के देखते हैं। आउटकम 2 में अगर आप 100 वाला प्रोजेक्ट सेट करते और 100 ही आउटकम आ जाता, आपको अफसोस ना होता। आपने 100 का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया, आपने 75 का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया और 100 का आउटकम आया, तो 25 का आपको रिग्रेट होगा, और इस केस में 15 का रिग्रेट होगा। यहाँ पे हाईएस्ट किस में आ रहा है? 140, तो 140 के साथ 0 का रिग्रेट होगा, 130 के साथ 10 का रिग्रेट होगा, और 110 के साथ आपको 30 का रिग्रेट होगा। तो ये हमने सारे निकाल लिए रिग्रेट्स। इसकी एग्जांपल बेटा ऐसे ही है, जैसे मैं आपको कहता हूँ और सब बच्चों को कहता हूँ कि आप जितने मैक्सिमम पेपर आईसीएमआई के दे सकते हैं ना, वो आप दो। ठीक है, से हम इस केस में कहते हैं आपने 90 पेपर्स दिए। जो एक था ना हमारा स्टूडेंट जैन, उसने कहा नहीं सर मैं तो जॉब भी कर रहा हूँ, मैं ये भी हूँ, मेरे पिछले पेपर्स भी रहते हैं, मैं 70 पेपर्स दूंगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं उनको कह रहा था 90 दे दो, उन्होंने नहीं दिए। जब रिजल्ट आया ना, तो जिसने भी 90 पेपर दिए थे सारों के सारे पास हो गए। तो अब जैन कहेगा भाई मुझे ना सारे पेपर दे देने चाहिए थे, खामा मेरे 20 पेपर रह गए। इसी तरह कोई और बच्चा था, उसने कहा नहीं भाई सर मेरे तो पास पेपर रहते थे, मेरा पहला पहला ये आईसीएम का एक्सपीरियंस है एंड सो ऑन, तो मैं तो 50 ही दूंगा। उनको भी पता लगा भाई जिसने भी सारे पेपर दिए थे सारे पास हो गए। इस दफा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहे थे, उन्होंने सबको पास कर दिया। ठीक है, तो इनको कितना अफसोस होगा? 40 का, यार मेरे 40 पेपर्स रह गए। तो ये पहले टेबल बनाना आपको आ गया 1, 2 एंड 3। इसमें से सबसे क्या करेंगे बेटा, मैक्सिमम उठाएंगे कि मैक्सिमम रिग्रेट आपको कितना होगा। इस केस में प्रोजेक्ट ए के केस में 40 है, प्रोजेक्ट बी के केस में 25 है, और प्रोजेक्ट सी के केस में 30 है।
ठीक है, हमने क्या उठा लेना है, मैक्सिमम, और फिर उसमें क्या है, मिनी मैक्स। इस मैक्सिमम में से मिनिमम कौन सा है, 25, और 25 कौन सा प्रोजेक्ट है, बी। तो आप सिलेक्ट करोगे बी, ठीक है, आप प्रोजेक्ट बी सिलेक्ट करोगे, क्योंकि प्रोजेक्ट बी सिलेक्ट करने से कम अफसोस होगा। अगर आपका आउटकम आपकी विश के मुताबिक ना भी आया, वो कैसे, द मैक्सिमम रिग्रेट इज 40 विद प्रोजेक्ट ए, 25 विद बी एंड 30 विद सी। आपको मैक्सिमम रिग्रेट जो हो सकता था ना, वो 40 था, इस केस में 25 था, इस केस में 30 था। तो आप तो रिग्रेट को कम से कम करना चाहते हो ना, आप रिग्रेट को कम से कम करना चाहते हो, तो आप प्रोजेक्ट बी को सेट करोगे, द लोएस्ट ऑफ दीज थ्री मैक्सिमम रिग्रेट्स इज 25 विद बी, एंड सो प्रोजेक्ट बी वुड बी सिलेक्टेड इफ द मिनी मैक्स रिग्रेट रूल इज यूज्ड। तो बेटा हमने मैक्सी मिन देखा, मैक्सी मैक्स देखा, और अभी देखा है मिनी मैक्स रिग्रेट रूल। ये तीन चीजें यूज की जाती हैं इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है जैन साहब, तो बेटा हमने इस केस में क्या किया है, इस केस में हमने ये किया कि हमने जो भी हमारे आउटकम्स होंगे ना, वर्स्ट, मोस्ट लाइकली एंड बेस्ट, इसका पहले निकालेंगे रिग्रेट। और रिग्रेट निकालने का तरीका क्या है कि जहां सबसे मैक्सिमम है ना, वहां पे रिग्रेट होगा 0, वहां रिग्रेट क्या होगा, 0, और इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो आपके आ जाएंगे रिग्रेट्स। इन सब में से निकालना है मैक्सिमम, और मैक्सिमम से लेना है क्या है, मिनिमम। ये बेटा तीन बातें समझ आई। क्लियर हुई बात आपको। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों के कहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है। इमरान शाह को कुछ कुछ समझ आई है, चलो मैम रिपीट कर देते हैं इमरान शाह के लिए। इमरान शाह देखें, आपके पास तीन क्राइटेरिया हैं। द फर्स्ट वन इज मैक्सी मिन। क्या है, मैक्सी मिन। आपने मिनिमम पहले निकालना है। प्रोजेक्ट ए है ना, इसका मिनिमम क्या है, 50, प्रोजेक्ट बी का 60, प्रोजेक्ट सी का 55। जब मिनिमम निकाल लिया ना, उसमें से डिसाइड करना है मैक्सिमम। अब आपके पास तीन प्रोजेक्ट्स आ गए थे, 50, 60 और 55 वाले, तो हमें कौन सा करना चाहिए, बताएं आप। जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है हम उसको सेट कर लेंगे। ठीक है, दिस इज मैक्सी मिन। ये बात क्लियर हो गई। तो ये प्रोजेक्ट बी बनेगा। ठीक हो गया, प्रोजेक्ट बी बनेगा बेटा, सी नहीं बनेगा फराज। बी में 60,000 आ रहा है। अच्छा, फिर आते हैं मैक्सी मैक्स। इसमें मैक्सिमम की बातें होंगी सारी। पहले आप मैक्सिमम निकालोगे। देखो इसमें डी के अंदर ऑप्शन है 100 की भी, 90 की भी और 20 की भी। ठीक है, तो 100 आ गया डी में, ई में आ गया 120, और एफ में आ गया 85। तो ये रिस्क सीकर ये काम करते हैं, वो क्या करेंगे, वो 120 वाले प्रोजेक्ट को सेट कर लेंगे। 120 वाले प्रोजेक्ट को
एक्सेप्ट कर लेंगे। दैट इज मैक्सी मैक्स, मैक्सिमम में से भी मैक्सिमम। जवाहर रहमान 85 क्यों लेंगे भाई, इसमें 120 आ रहा है, हम ई प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। इमरान शाह साहब कोई प्रैक्टिस जरूरत नहीं है, अभी सारी बातें आपको क्लियर कर रहा हूं, अभी क्लियर करें। नो मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड एंड दिस इज मिनीमैक्स रिग्रेट, मिनीमैक्स रिग्रेट। ओके, इसमें क्या करेंगे, पहले आप रिग्रेट टेबल बनाएंगे। रिग्रेट, आपने 90 वाला जब एक्सेप्ट कर लिया तो आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा, इसमें 100 वाला एक्सेप्ट कर लिया तो आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा, 140 वाला रिग्रेट एक्सेप्ट कर लिया तो कोई रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन आपने कहा कि नहीं पत्नी 140 होना, हम 130 वाला प्रोजेक्ट कर लेते हैं, यानी कि ए, और आउटकम क्या आ गया बी का, तो आपको 10 का लॉस होगा, 10 का अफसोस होगा। तो हम मैक्सिमम सिलेक्ट करेंगे और उसमें से ले लेंगे मिनिमम। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम लिया, उसमें से हम सिलेक्ट कर लेंगे मिनिमम, और इससे हमारे पास आ जाएगा, जिससे हमें अफसोस कम से कम होगा, लेटर स्टेजेस में जाके हमें अफसोस कम से कम होगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही, जो आपको मैंने होमवर्क दिए हैं वो आपने करने हैं, मैं अभी प्लेस भी कर दूंगा, और इससे हम आगे कल चलेंगे और कल इंशाल्लाह और भी फर्दर पास पेपर्स करेंगे ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।